हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट पोजीशंस, मतलब कि कौन कौन सी पोजीशंस है जो हम हॉस्पिटल के अंदर अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर और क्यों अप्लाई करते हैं। सारी चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। हर एक पोजीशंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कितनी पोजीशंस होती है सब कुछ मैं आपसे आज के सेशन में सब कुछ आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। प्रोन पोजीशन हो गई, ठीक है। सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है, राइट लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन कौन सी होती है, ठीक है। सब कुछ आपसे डिस्कस किया जाएगा आज के सेशन के दौरान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और ये साथ ही ये भी बताइए कि आपको वीडियो के दौरान कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, ठीक है। ओके। और इससे पहले जो वीडियोज़ रहा था उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें, जैसे कि एंटीरियर पोर्शन कौन सा होता है, पोस्टीरियर कौन सा होता है, ठीक है, इन्फीरियर कौन सा होता है, सुपीरियर क्या होता है, सब कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हो। और वो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर एज ए आप नर्सिंग स्टूडेंट हो या जीएनएम स्टूडेंट हो तो हर एक स्टूडेंट के लिए वो इम्पोर्टेंट है। यदि आप एक हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ वर्कर के रूप में वर्क कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट की एंटीरियर साइड कौन सी होती है, पोस्टीरियर साइड कौन सी होती है, ठीक है। सुपीरियर साइड किसको बोलेंगे, ओके। और सुपाइन पोजीशन क्या होती है, प्रोन पोजीशन क्या होती है, सब कुछ का आपको पता होना चाहिए। सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जब भी आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी लगे या कहीं पे भी आपको एज ए वर्क करना पड़े तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वाइवा में भी इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके लिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन, ओके। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि पोजीशनिंग होती क्या है, ठीक है। पोजीशंस का मतलब क्या होता है। पोजीशनिंग इज डिफाइंड एज ए प्लेसिंग द पर्सन्स इन सच ए वे टू परफॉर्म थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स होता है ना उसकी हेल्थ को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। साथ ही मतलब कि ये क्या होता है, प्रमोट करने के साथ साथ क्या होता है, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन होता है। थेराप्यूटिक इंटरवेंशन का मतलब होता है जो हमारा पेशेंट होता है उसको ट्रीट करने में हेल्पफुल रहता है, ओके। सेकेंड डेफिनेशन क्या बोलती है, प्लेसिंग द पर्सन्स इन ए प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिव। मतलब कि किस किस के लिए यूज़ करेंगे, प्रिवेंटिव। जैसे कि कोई डिजीज़ की कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको एक पर्टिकुलर पोजीशंस बताएंगे। फॉर एग्जांपल उसको बैक पेन हो रहा है, ठीक है, या उसको कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको पोजीशंस प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो सारे में यूज़, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर किसी डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन है तो वो भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। किसी पोजीशन का अगर डिसएडवांटेज है तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कॉम्प्लिकेशन है तो वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। सब कुछ आज आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो ये पोजीशनिंग किस लिए की जाती है, किसी डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। डिजीज़ जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको प्रमोट करने के लिए की जाती है, ठीक है। क्यूरेटिव मेजरमेंट होता है, मतलब कि क्योर करने के लिए कोई डिजीज़ की कंडीशन हो गई तो उसकी जो बॉडी के ऊपर जो टेंशन बढ़ रही है, ठीक है, तो जिससे बॉडी पर जो टेंशन, तनाव की कंडीशन बढ़ रही है ना, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम एक सूटेबल पोजीशन उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब कि किसी भी डिजीज़ के अंदर क्या होता है कि कई बार उसकी जो ऑर्गन्स है तो वहाँ पे क्या टेंशन बढ़ने से वहाँ की जो डिजीज़, जो टिश्यूज़ है ना वो ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम एक पर्टिकुलर पोजीशन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और रिहेबिलिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ, मतलब कि इसका मतलब होता है कि जो पेशेंट को हेल्दी बनाना है अपन को, जैसा वो पहले था, ठीक है, उस एस्पेक्ट में उसको वापस से लेके आना है, ओके। आई होप आपको ये डेफिनेशंस वगैरह समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे की जो पोजीशंस है उनको आपको माइंड में सेट रखना है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पोजीशंस देखते हैं। कौन कौन सी होती है। देखिए, एक तो डोर्सल होता है, ठीक है, सुपाइन पोजीशन होती है, ठीक है। डोर्सल को ही सुपाइन पोजीशन। इसमें क्या होता है कि हेड होता है, ठीक है, पेशेंट को सुपाइन ही रखा जाता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको अपनी डोर्सल पोजीशन या सुपाइन पोजीशन। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना उसको सुपाइनली लेटाया जाता है, ठीक है, सुपाइनली लेटाया जाता है, ओके। ये सुपाइन पोजीशन में उसको लेटाया जाता है। फिर होती है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन में क्या करते हैं, जो उसके लेग्स होती है ना उनको ऊपर कर देते हैं, ओके। अभी आपको मैं सारे डायग्राम बताऊंगा, आप
टेंशन मत लो कि ये सर क्या कर रहे हैं, इससे समझ भी नहीं आ रहा। तो आगे हर एक पोजीशन का एक डायग्राम है, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। कभी आपने हॉस्पिटल में वो सिचुएशन या पोजीशन देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वो पोजीशन है, नी चेस्ट पोजीशन है, अच्छा ये वो है, तो लिथोटोमी हो जाएगी। ओटी में मैक्सिमम केसेस होते हैं ना, जब मतलब कि वेजाइना वगैरह इनका कोई भी ऑपरेशन होता है, यूट्रस वगैरह आता है, तो हमेशा पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। लिथोटोमी पोजीशन में क्या होता है, जैसे पेशेंट को लिटा दिया, ठीक है, तो उसकी जो लेग्स है ना उनको ऊपर टांग दिया जाता है, ठीक है, स्टैंड के ऊपर रख दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। फिर होता है लेटरल पोजीशन। लेटरल बोले तो जो पेशेंट है उसको क्या करेंगे, साइड में देखने के लिए बोलेंगे, एक साइड में देखेगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। फिर होते हैं प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन में बोलेंगे उल्टा सोना, ठीक है, मतलब कि जो उसका पेट वगैरह है, एब्डोमिन है, वो नीचे की तरफ रहेगी और जो उसकी बेक है वो कहाँ रहेगी, ऊपर की साइड रहेगी। फिर होती है सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन में आपको अभी डायग्राम बताऊंगा, उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर होती है नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन में क्या होती है, जो हमारी नीज बोले तो घुटने और जो चेस्ट होती है वो क्या होती है, सरफेस को स्पर्श करती है और जो पूरी बॉडी होती है वो अलाइनमेंट हवा में रहती है, ठीक है। अभी आपको दिखाया जाएगा, अच्छे समझ में आएगा। ट्रेंडेलबर्ग में पोजीशन में क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना, एक मिनट, देखिए जो ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन है, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना उसका जो हेड होता है वो नीचे की साइड रहता है, ठीक है, और उसकी जो बॉडी होती है इस प्रकार से अलाइनमेंट रखा जाता है, इस प्रकार से उसका बेड होता है, ओके। ये होती है ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन, ठीक है। इसको रिवर्स ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन भी मैं आपको बताऊंगा इस सेशन के दौरान। उसमें क्या होगा कि हेड ऊपर रहेगा, ठीक है, और उसकी पूरी बॉडी नीचे रहेगी। मतलब कि ये जो पोजीशन थी ना मैंने जो पहले बताई थी आपको, उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि हेड ऊपर हो जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा, ओके। फिर आती है फाउलर्स पोजीशन। फाउलर्स पोजीशन में 3 फाउलर्स पोजीशन पाई जाती है, ठीक है, एक हाई फाउलर होती है, एक सेमी फाउलर होती है, ठीक है, तो उनको भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ओके। आई होप आपको ये इंट्रो समझ में आया होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं एक एक सारी डिजीज़ को देखते हैं। ये होती है सुपाइन पोजीशन। कैसी होती है, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, देखना इसको अच्छे से देखना। इसमें क्या होती है, जो भी पेशेंट होगा उसको हम फ्लैट लेटा देंगे, ठीक है, उसके जो हाथ है वो आगे की तरफ ऐसे रख देंगे, ठीक है, और उसके पैर को सीधा रखना है, ओके, और जो हेड है, हेड को सीधा का सीधा रखना है। अभी आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे। Supine positions. The patient lies on his back with his head and shoulders are slightly elevated. मतलब कि इसका जो हेड है वो slightly elevated हो सकता है, ठीक है, slightly elevated हो सकता है, ओके। ये तो होता है सुपाइन पोजीशन। अब ये कंफर्टेबल डिवाइस होता है, ठीक है, इसके अंदर अपन पिल्लो यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया, ठीक है। ट्रिक्योंटर रोल्स कर सकते हैं। ट्रिंकेंटर रोल्स देखिए कैसा होता है, ये होता है, ये क्या होता है कि जो हमारी कमर होती है इसके बीच में लगा दिया जाता है, साइडों में ऐसे रोल किया हुआ रहता है। हैंड रोल्स एंड आर्म स्प्लिट, ये भी डायग्राम से देखिए आपको समझ में आ गया होगा। फुट बोर्ड का भी आपको समझ में आ गया, ठीक है, फुट बोर्ड का समझ में आ गया। मतलब कि इसमें जो सब फुट बोर्ड आपको दिखाया गया ऐसा सिस्टम होता है जिससे क्या होता है कि पेशेंट आगे पीछे नहीं होता है, ठीक है, उसके जो फुट है वो आगे जाके जो फुट बोर्ड है उससे टच हो जाता है, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। सुपाइन पोजीशन के यूज क्या होते हैं, देखिए जो सुपाइन पोजीशन है इसका यूज होता है, कंफर्टेबल पोजीशन होती है। एक तो सबसे पहले क्या होता है, ये क्या होती है, कंफर्टेबल पोजीशन होती है, क्या होती है, कंफर्टेबल पोजीशन होती है। सेकंड इसमें क्या होता है कि एग्जामिनेशंस ऑफ द हेड, इसमें किस किस का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हेड का कर सकते हैं, नेक का कर सकते हैं, चेस्ट का कर सकते हैं, एब्डोमिन का कर सकते हैं और एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उनका कर सकते हैं, मतलब कि हाथ पैरों का कर सकते हैं इसके अंदर एग्जामिनेशन, ओके। फिर आता है सर्जरी ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कि इसमें क्या कर सकते हैं अपन, जो सर्जरी कर सकते हैं एंटीरियर पार्ट की, ओके। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स, इसमें क्या होता है जो हमारे घुटने होते हैं ना, कई बार क्या होता है पेशेंट लंबे समय तक क्या होता है कि बेड रेस्ट करता है, तो उससे क्या होता है कि जो उसके घुटने जॉइंट्स है तो वहाँ पे जो टेंडन लिगामेंट्स पाए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया है। इसमें जो जॉइंट्स वाली जो जगह होती है वहाँ पे क्या होती है, स्वेलिंग आने लग जाती है पेशेंट में, ठीक है। फिर होता है फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप में क्या होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया है ऐसी ऐसी कंडीशंस जनरेट होने लग जाती हैं। फिर होता है प्रेशर सोर्स। प्रेशर सोर्स को आप बेड सोर्स भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बेड सोर्स बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है कि जैसे अल्सर्स बनने लग जाते हैं, क्या बनने लग जाते हैं, अल्सर्स बनने लग जाते हैं बॉडी के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक क्या होती है बेड रेस्ट करेगा पेशेंट, तो उसकी जो प्रेशर एरिया होते हैं ना, जैसे कि शोल्डर्स हो गया, बटेक्स हो गया, ठीक है, तो उन पे क्या होता है प्रेशर ज़्यादा बनता है, और प्रेशर लॉन्ग टाइम तक बना रहे तो उससे क्या होता है कि सोर्स वाली जो कंडीशन है वो जनरेट हो जाती है,
ओके, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन चलते सेकंड प्रोन पोजीशन। ठीक है, प्रोन पोजीशन में करते क्या है, जो हमारा पेशेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, उल्टा लेटा देते हैं, मतलब कि एब्डोमेन की साइड लेटा देते हैं। ओके, अब इसकी अपन डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रोन पोजीशन होगी, इसमें कई बार क्या होता है पिल्लोज वगैरह भी लगा देते हैं अपन बीच में, है ना, इस प्रकार से जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये भी एक प्रोन पोजीशन का ही टाइप है। ओके, अब इसका देख लेते क्या बोलना चाह रहा है ये। ए पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन एब्डोमेन। ठीक है, जो मतलब कि एब्डोमेन के ऊपर उसको क्या कर देंगे, लेटा देंगे। ठीक है, हेड टर्न टू वन साइड, उसका जो हेड है उसको टर्न करवा देंगे वन साइड, किसी भी एक साइड, लेफ्ट या राइट। ठीक है, हैंड्स हेल्ड इन कंफर्टेबल पोजीशन, और उसको होल्ड कर देंगे, जो हैंड्स हेल्ड इन द कंफर्टेबल पोजीशन, और जो उसके हैंड्स हैं उसको कंफर्टेबल पोजीशन में रखवा देंगे। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। अब इसके देखते हैं कंफर्ट डिवाइस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है पिल्लो। पिल्लो में बी फ्लैश्ड अंडर द हैंड्स, मतलब कि जो हैंड्स हैं उनके बीच में है ना, अपन पिल्लो भी रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, प्लेस ए स्मॉल क्वेश्चंस अंडर द पेशेंट्स बिटवीन द एंड ऑफ द रिब केज एंड अपर एब्डोमेन, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। इसको आप थोड़ा डायग्राम को है ना अच्छे से देखा करो। ठीक है, ये डायग्राम आपको देख रहे हो तो सारी जो थ्योरी है ना वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। आप डायग्राम को देख के भी हर एक सेंटेंस लिख सकते हो। जैसे किसने बोला कि हैंड्स के बीच में है ना वो पिल्लो लगा सकते हो, चेस्ट और जो रिब केज होता है, रिब केज और एब्डोमेन के बीच में आप पिल्लो लगा सकते हो, फुट्स के नीचे पिल्लो लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, आई होप ये प्रोन पोजीशन आपको समझ में आएगी। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर देंगे। एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्टीरियर ट्रंक, मतलब कि पोस्टीरियर पीछे से अपन को ट्रंक धड़ को अगर एग्जामिन करना है तो उसके लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। रेक्टम एंड सर्जरीज ऑफ बैक, मतलब कि बैक की सर्जरीज के अंदर यूज कर सकते हैं। रेक्टम की कोई सर्जरी हुई है उसके लिए यूज कर सकते हैं। ओके, फिर आता है टू रिलीव प्रेशर ऑन एरिया सच एज द सेक्रम, स्कैपुला और हील। इसमें क्या करते हैं अपन रिलीव प्रोवाइड करेंगे पेशेंट, जो प्रेशर एरियाज होते हैं जैसे कि सेक्रम हो गया, स्कैपुला हो गया और हील हो गई, तो वहाँ से क्या होगा, पेशेंट को क्या करेंगे, रिलीव प्रोवाइड करेंगे प्रेशर से। ओके, ठीक है, आफ्टर एनेस्थीसिया टू प्रिवेंट द एस्पायरेशन, मतलब कि इसको क्या करेंगे, एस्पायरेशन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है सुपाइन पोजीशन। ठीक है, अब आप बोलोगे एस्पायरेशन क्या होता है, तो एस्पायरेशन में बता देता हूँ कि एस्पायरेशन का मतलब होता है कि कोई भी फ्लूइडी पदार्थ अपन है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू अंदर ले लें, मतलब कि जो हमारे लंग्स है वहाँ तक पहुँच जाए, जिससे क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, साथ ही निमोनिया के चांसेस बढ़ जाएंगे, साइनोसिस की कंडीशन जनरेट हो सकती है पेशेंट के अंदर। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को कौन सी पोजिशन देंगे, सुपाइन पोजिशन प्रोवाइड करेंगे, सुपाइन ही प्रोन पोजिशन उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब देखते हैं राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या होती है। ठीक है, लेटरल साइड लाइंग पोजीशन की जाती है, मतलब कि एक साइड में उसको पेशेंट को लिटाया जाता है। पेशेंट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, मैं जो लेफ्ट साइड दिया हुआ है इसकी जगह या करके आप है ना राइट साइड भी लिख सकते हो। ओके, फिर होता है मेजर पोर्शन ऑफ द बॉडी वेट ऑन द डिपेंडेंट हिप एंड शोल्डर्स। इसमें क्या होगा, जो मेजर पोर्शन ऑफ बॉडी का जो वेट रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, शोल्डर्स और हिप पे चला जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, ये हो गया हमारा शोल्डर्स, ये हो गया हमारे शोल्डर्स, ये हो गया हमारा हिप। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम जो पोर्शन रहेगा ना वो उस पेशेंट का वहाँ पे आएगा। ठीक है, ये किस किस कंडीशन में यूज़ की जाती है पोजीशंस, वो मैं बात आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका यूज़ कंफर्टेबल पोजीशंस के लिए दिया जाता है। रिलीव प्रेशर ऑन द बोनी प्रोमिनेंस। ठीक है, मतलब कि जो बोन्स पे प्रेशर पड़ता है उसको क्या करता है, रिलीव प्रोवाइड करता है। यूज टू एनीमा, जो एनीमा की जो एनीमा दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, कई बार उसको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो उस दौरान या कभी भी सर्जरी, जब बड़ी सर्जरी की जाती है तो उस टाइम पेशेंट को एनीमा दिया जाता है। जो भी उसका फीकल मटेरियल होता है वो उसको बाहर निकालने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, एनीमा देंगे। तो इसी कंडीशन में जो पोजीशन मैंने आपको बताई है, लेटरल लेफ्ट लेटरल पोजीशन या राइट लेटरल पोजीशन, उसी पोजीशन के दौरान हम उसको एनीमा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आता है रेक्टल टेम्परेचर मेजरमेंट, मतलब कि रेक्टम का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कि ये पोजीशन सूटेबल होती है। ओके, जैसे आपको क्वेश्चन क्या बनेगा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि रेक्टल टेम्परेचर मेजरमेंट कीजिए, किस पोजीशन के अंदर अच्छे से सूटेबल तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, पहला दिया सुपाइन, दूसरा दिया प्रोन। ठीक है, सुपाइन दे दिया, प्रोन दे दिया, उसके बाद में आपको दिया लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है,
लेफ्ट लेटरल पोजीशन आपको दे दी, और चौथी पोजीशन आपको दे दी सेमी फाउलर पोजीशन। कौन सी दे दी? सेमी फाउलर पोजीशन। ओके, तो अब आपको एक टिक मार्क करके आना है। तो रेक्टल टेम्परेचर के लिए मेजरमेंट के लिए कौन सी पोजीशंस प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को? लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल जो पोजीशन आएगी उसको क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं सिम्स पोजीशन क्या होती है। सिम्स पोजीशन सारा चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपको एक बार पोजीशन देखिए, इस प्रकार से पेशेंट को लिटाते हैं, ठीक है। पोजीशन में अपन रखते क्या है, जो हमारा जो पेशेंट होता है उसके हेड को नीचे की साइड पिल्लो लगाते हैं। उसका एक जो लेफ्ट चेक है वो क्या होना चाहिए? पिल्लो के ऊपर होना चाहिए। एक हाथ होना चाहिए वो नीचे की साइड आना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। और एक लेग से उन्हें थोड़ी फ्लैक्स्ड करनी चाहिए आगे की साइड, इस साइड में फ्लैक्स्ड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें थ्योरी में बताई जाएगी, आपको वो अच्छे से पढ़नी है, आपको थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसके अंदर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या बोला है इसमें। सिम्स लेटरल या लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है, लेफ्ट लेटरल प्रकार से पोजीशन रखी जाती है। ओके, साथ ही इन दिस पोजीशन द क्लाइंट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड लेटाना है पेशेंट को विथ वन पिलो प्लेस्ड अंडर द हेड। उसके जो हेड है उसके नीचे एक पिल्लो को अपन को रखना है। एंड द लेफ्ट चिक रेस्टिंग ऑन इट, उसका जो लेफ्ट चिक है वो कहाँ होना चाहिए? रेस्ट होना चाहिए। ये सारी इंग्लिश के वर्ड है जो आपको लिखना है, ठीक है। और जो सारी मैंने पोजीशन बताई वो आपको ध्यान रखना है, हो जाएगा इससे काम आपका, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो राइट थाई है उसको क्या करना है? फ्लेक्स करना है अगेंस्ट द एब्डोमिन, जैसे कि पोजीशन में दिखाया गया है आपको। ये जो राइट थाई है उसकी, इसको अपन को क्या करना है? फ्लेक्स्ड करना है। फ्लेक्स करना है किसकी साइड? एब्डोमिन के अगेंस्ट करना है। अब देखते हैं, इसके आगे चलते हैं। अब इसके यूज़ क्या होता है? वेजाइनल एग्जामिनेशन में कर सकते हैं इसका। कहाँ कहाँ कर सकते हैं? वेजाइनल एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, और एक चीज़ और लिख देना, और एक रेक्टल टेम्परेचर के मेजरमेंट में भी यूज कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप। अब आती है सुपाइन या डोर्सल। देखिए सुपाइन पोजीशन अपन ने पढ़ ली, सुपाइन पोजीशन अपन ने क्या कर ली? पढ़ ली। अब डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन अपन क्या करेंगे? पढ़ेंगे। डोर्सल रिकमेंडेड में क्या होता है? जो पेशेंट की जो थाइज थे ना, नीज थे, उनको क्या करेंगे? ऊपर कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से उसका पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, जैसा कि ये अगले वाले डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। क्या बोलना चाह रहा है? द क्लाइंट लाइज ऑन हिज हर बैक विथ द लेग्स, मतलब कि उसको ना बैक के साइड में उसको लिटाना है, और जो उसकी लेग्स है सेपरेटेड रखनी है, अलग अलग रखनी है। नीज फ्लेक्स करना है, उसकी जो नीज है उनको क्या करना है? फ्लेक्स करना है। ओके, सोल और उसके जो पैर की जो सोल्स है ऑफ द फिट फ्लैट ऑन द बेड या टेबल, जो भी जिस पे भी अपन पेशेंट को लेटा रखा है वहाँ पे उसको क्या करना है? फ्लैट रखना है। वन पिल्लो इज द प्लेस्ड अंडर द हेड, उसका जो हेड है उसके ऊपर क्या करना है? हेड के नीचे क्या करना है? पिल्लो को रखना है। जिस प्रकार से ये पोजीशन दिखाई है इसको बोलते हैं डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। ये कब यूज की जाती है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मेनली मैंने इसका पेशेंट कहाँ देखा था? मैंने इसका लेबर रूम में पेशेंट देखा था। अभी देखते हैं इसकी यूजेज ऑफ द डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, क्या क्या यूज कर सकते हैं अपन। तो दोस्तों अपन इसमें क्या क्या कर सकते हैं? एक तो असेसमेंट कर सकते हैं, हेड का कर सकते हैं, नेक का कर सकते हैं, एंटीरियर थोरेक्स का कर सकते हैं, लंग्स का कर सकते हैं, ठीक है। हेड और जो ब्रेस्ट होते हैं उनका कर सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज़ है उनका कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द चेकिंग द पेरिफेरल, जो पल्सेज होती है उनको चेक कर सकते हैं। साथ ही जो वल्वा होती है उसका चेक कर सकते हैं। जो वेजाइनल एग्जामिनेशन है उसके अंदर फिर इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा होता है रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है। जो रेक्टम है उसका एग्जामिनेशन करने के लिए भी इसका अपन यूज कर सकते हैं। फिर होता है ऑपरेटिव प्रोसीजर ऑन द वल्वर एरिया, जो वल्वा का एरिया होता है वहाँ पे अगर कोई भी प्रोसीजर अप्लाई करना है तो वहाँ के भी अपन इसका क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। कैथेटराइजेशन के दौरान भी यही पोजीशन उसको प्रोवाइड करवा के अपन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है नोट, ये नोट को स्टार लगाना आप। दिस पोजीशन शुड नॉट बी यूज फॉर द एब्डोमिनल असेसमेंट, मतलब कि एब्डोमिन के असेसमेंट के अंदर इसका अपन यूज नहीं करें पोजीशन। जैसा कि ये फीमेल है, एक नी चेस्ट पोजीशन दिखाई दे रही है इसमें, जिसमें इसकी जो नीज है वो कहाँ है? बेड के ऊपर है, और जो इसकी जो चेस्ट है ना वो क्या है? बेड पे टच है, तो इसको बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगी। अब इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को मेजरमेंट कर लेते हैं हम। पेशेंट लाइज ऑन द बेड इन सच ए वे दैट द नी एंड द चेस्ट रेस्ट ऑन द बेड, मतलब कि इसकी जो चेस्ट और जो नीज है वो रेस्ट कर रही है, कहाँ पे कर रही है? बेड के ऊपर कर रही है। द हेड इज द टर्न इन द वन साइड, उसका हेड है वो कहाँ टर्न किया हुआ है? वन साइडेड टर्न किया हुआ है, ठीक है। ए स्मॉल पिलो कैन बी प्लेस्ड अंडर द चेस्ट, और जो इसकी चेस्ट है वहाँ पे अपन एक पिलो रख सकते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? द वेट ऑफ पेशेंट रेस्ट
ऑन चेस्ट एंड नीज, मतलब कि जो पेशेंट की जो चेस्ट और जो नीज है ना वहाँ पे क्या करता है, रेस्ट करता है। रेस्ट करने का मतलब होता है वहाँ पे प्रेशर उसका आता है, मेन जो बॉडी का वेट है वो कहाँ पे आएगा, उसके एक तो नीज पे आएगा और उसकी चेस्ट के ऊपर आएगा। ओनली द नीज आर द फ्लेक्स्ड, और जो उसकी नीज है मतलब कि जो उसके घुटने वो क्या होंगे, फ्लेक्स्ड होंगे। एंड जो थाइज मतलब कि जो उसकी थाइज है आर एट द राइट एंगल टू द लेग्स, मतलब कि जो लेग्स है लेग्स के साथ एक राइट एंगल जनरेट करेगी। फिर इसके यूजेज क्या हो सकते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम एंड वेजाइना और रेक्टम का एग्जामिनेशन करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। पोस्टपार्टम एक्सरसाइज, जो मतलब पोस्टपार्टम एक्सरसाइज होती है उनके अंदर भी इसका अपन यूज करते हैं। अब देखते हैं इसकी अब लिथोटोमी पोजीशन से ये कैसी होती है पोजीशन। लिथोटोमी जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, हम पेशेंट को जो लेग्स हैं उनको एक स्टैंड की सहायता से ऐसे रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से उसको बांध देंगे ताकि सर्जरी के दौरान वो हिले डुले नहीं और कोई फ्रैक्चर वाली जो कंडीशन है उसको, इंजर्ड वाली जो कंडीशन है वो जनरेट नहीं हो, ओके। तो इसके 3 पोजीशंस होती है, एक तो होती है लो लिथोटोमी, एक होती है स्टैंडर्ड लिथोटोमी, एक होता है हाई लिथोटोमी। मैक्सिमम केसेस में इसका यूज किया जाता है, बट कुछ केसेस में इसका भी यूज किया जाता है और कुछ केसेस में इसका भी यूज किया जाता है, ओके। और स्टैंडर्ड कौन सी वाली है, ये बीच वाली स्टैंडर्ड है, तो आपको ये बीच वाली ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड का ही मैंने डायग्राम यहाँ पे ऐड किया हुआ है आपके यहाँ। अब देखते हैं लिथोटोमिक पोजीशन क्या होती है। द पेशेंट लाइज ऑन हर बैक, द लेग्स आर द सेपरेटेड एंड द थाइज आर फ्लेक्स्ड ऑन द एब्डोमेन, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया, आपको अच्छे से समझ में आ गया। द बटेक्स आर द केप्ट इन द एज ऑफ द टेबल एंड लेग्स आर द सपोर्टेड बाय द हिप्स की सहायता से क्या करती है, सपोर्ट करती है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, मैंने बताया था आपको। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा ना तो आपको ये पोजीशन समझ में आ गई, ठीक है, ये समझ लेना। लिथोटोमी पोजीशन आई तो ये क्या हो गया, इसकी जो बटेक्स है वो कहाँ है, टेबल के ऊपर है, और उसकी जो इसकी जो फुट है वो कहाँ पे है, ये जो स्टैंड है इसके ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। जिस स्टैंड को क्या बोलेंगे अपन, जिस स्टैंड को अपन बोलते हैं स्ट्रिप्स, क्या बोलते हैं, स्ट्रिप्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोवाइड द मैक्सिमल एक्सपोजर ऑफ द जेनेटेलिया, जो भी जेनेटल ऑर्गन्स है उनका अच्छे से एक्सपोजर मतलब कि अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना हो, एग्जामिनेशन करना हो, तो उसके लिए अपन लिथोटोमी पोजीशन उसको प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं। एक तो वेजाइनल एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, एक पेप स्मीयर में कर सकते हैं, एक पोजीशंस ड्यूरिंग द डिलीवरी फॉर मैनी वुमेंस, मतलब कि वुमेंस को डिलीवरी के दौरान ये पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, मतलब कि जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का अगर कोई भी प्रोसीजर होता है सर्जिकल प्रोसीजर, उसके अंदर भी अपन इसका यूज करेंगे। अब आता है पेप स्मीयर। पेप स्मीयर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। देखिए जो पेप स्मीयर होता है ना वो क्या होता है, जो सर्वाइकल कैंसर होता है ना, तो उसके एग्जामिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ से कुछ टिश्यू कलेक्ट करते हैं। कहाँ से करेंगे, सर्विक्स के जो एरिया है वहाँ से क्या करेंगे, कुछ टिश्यू कलेक्ट करेंगे। तो उस टिश्यू कलेक्शन के लिए दौरान हम पेशेंट को जो लिथोटोमी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे वहाँ से कुछ टिश्यू कलेक्ट करेंगे अपन, ठीक है। अब आती है ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन मैंने आपको बताई थी कि पेशेंट का कहाँ होगा, पेशेंट का जो बेड होगा वो इस प्रकार से होगा, उसका हेड यहाँ होगा, उसके पैर ऊपर की साइड हो गया, ठीक है, इस प्रकार से वो लटका रहेगा हमारा, ठीक है। ये कब देंगे पेशेंट को, ठीक है, वो आपको मैं यूज़ बताऊँगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पोजीशन इसमें डायग्राम आपको दिखाया गया है, ठीक है, डायग्राम को देखिए। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये क्या होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ द सुपाइन पोजीशन, क्या होती है, मॉडिफाइड सुपाइन पोजीशन होती है, ठीक है। प्लेस द हेड, इसमें क्या होता है, जो हेड होता है डाउन अलोंग विद द वॉल बॉडी, जो पूरी बॉडी है उससे क्या होगा, नीचे की साइड में डाउन पोजीशन पे रहेगा। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ दिस पोजीशंस, मूव्स विसरा द सेफेलो हेल्पफुल इन द लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो लोअर एब्डोमिनल की जो सर्जरीज होती हैं उनके अंदर इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं अपन, ठीक है। करेंगे टू इंक्रीज द वीनस रिटर्न आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया। जब कई बार क्या होता है ऑपरेशन की कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो सुपाइन वाले जो एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, वीनस रिटर्न को वापस से स्टार्ट करने के लिए उसको क्या कर देंगे, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन उसको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हेड उसका क्या करेगा, नीचे रहेगा, और जो लेग्स पूरी बॉडी वॉल बॉडी क्या रहेगी, ऊपर साइड में रहेगी। फिर होता है टू इंक्रीज सेंट्रल ब्लड वॉल्यूम ऑफ द फैसिलिटेड सेंट्रल वेन
कैनुलेशंस, ठीक है। जो सेंट्रल वेन कैनुलेशन है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में भी इसका यूज करेंगे। टू मिनिमाइज एस्पायरेशन ड्यूरिंग रीगर्जिटेशन, ठीक है, रीगर्जिटेशन के दौरान एस्पायरेशन की जो मिनिमाइज करने के लिए अपन इसका यूज करेंगे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ द ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, पहला है सेरिब्रोवेस्कुलर प्रेशर, इसको बढ़ा देगी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो गया, मायोकार्डियल वर्क हो गया, पल्मोनरी वीनस प्रेशर हो गया, इन सबको क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। साथ ही जो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन कंप्लेंट्स एफआरसी, एफआरसी का मतलब होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है उसको क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। साथ में करेंगे स्वेलिंग ऑफ फेस, आईलिड्स, कंजक्टिवा और टंग्स, जो हमारी जीभ है, कंजक्टिवा है, आईलिड से वहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आने लग जाएगी पेशेंट के अंदर, ठीक है। ऑब्जर्व इन द लॉन्ग सर्जरीज, मतलब कि कब कब यूज की जाती है, कहाँ यूज की जाती है, ऑब्जर्व करने के लिए इन द लॉन्ग सर्जरीज को, ऑब्जर्व इन लॉन्ग सर्जरीज में की जाती है इसका यूज। अब आता है रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, इसमें क्या करते हैं कि हेड को ऊपर रख देते हैं पेशेंट के और जो पूरी बॉडी है उसको क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे, ओके। अब आते हैं रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन में क्या क्या करते हैं। दिस इज द अपोजिट ऑफ द ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, जैसे कि आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा ये तो। दिस पोजीशन प्लेस हेड एंड अप एंड फिट डाउन, दिस पोजीशन हेल्प इन द कॉर्डल मूवमेंट्स ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट्स, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, इन अपर एब्डोमिनल सर्जरीज में इसका यूज़ करेंगे, लेफ्ट गैस्ट्रिक बेंडिंग में करेंगे, लेप्रोस्कोपी में करेंगे, ठीक है। फिर आता है कॉजेज आते हैं वीनस फॉलिंग इन लोअर लिम्स और टू प्रिवेंट डीवीटी, डीवीटी क्या होता है, डी वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर इसका यूज करेंगे, ओके। तो दोस्तों अब देखते हैं जैक नाइफ पोजीशंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैक नाइफ पोजीशंस यूज्ड फॉर द एक्सीजेंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। एनल सर्जरीज होती है, ठीक है। पिलोनोडल साइनस में किया जाता है। पेशेंट्स प्रॉन विथ हेड एंड फिट एट ए लोअर लेवल्स, ठीक है। या अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, बाकी आप है ना इसकी पोजीशंस का ध्यान रखना कि किस प्रकार से इसको पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये वाली इसकी जो पोजीशन है इसको ध्यान रखना, इसके अंदर जैक नाइफ पोजीशन होती है, ओके। जे जैसी आकृति इसके अंदर बनती है, जैसे कि जे अपन बनाते हैं ना ऐसा, तो इसको जे ध्यान रखना। तो इसको जैक नाइफ पोजीशन कैसे होगी, जे शेप में होगी, ठीक है। फिर आते हैं स्टैंडिंग पोजीशन, इससे तो आप अच्छे से परिचित हो, लेकिन आपको ये पता नहीं कि स्टैंडिंग पोजीशन का कहाँ का अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यूज मैं आपको भी बताता हूँ। स्टैंडिंग पोजीशंस, द क्लाइंट स्टैंड इरेक्ट होती हैं। यूज़ क्या करेंगे, टू असेस द पोस्चर, मतलब कि बॉडी पोस्चर असेस करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। बैलेंस देखने के लिए पेशेंट का कि ये बैलेंस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, खड़ा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा अपने पैरों के ऊपर, वो इसके अंदर अपन चीज़ देखेंगे, ओके। फिर आता है गेट, फिर आता है ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन के अंदर यूज कर सकते हैं अपन इसका, ठीक है। तीसरा है असेस द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स है उनका असेसमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब इसका जो नोट है इसको स्टार मार्क करना आप। दिस पोजीशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर क्लाइंट्स हु आर द वीक, डिजी और प्रोन टू फॉल, ठीक है। मतलब कि ऐसे पेशेंट जो गिर सकते हैं, ठीक है। साथ ही जो वीक होते हैं, डिजी जिनको घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर इसका यूज नहीं करना है। अब देखते हैं ये सुपाइन पोजीशन आ गई। अब ये भाई साहब बैठे हैं, बट इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो इसकी जो बैक होगी वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से ये बैठा है ना उसी प्रकार से अपन को पेशेंट को क्या करना है, बिठाना है। सिटिंग पोजीशंस, द क्लाइंट सीट्स ऑन एक चेयर्स और ऑन द साइड ऑफ द बेड, बेड साइड बिठा सकते हैं अपन पेशेंट को, चेयर के ऊपर बिठा सकते हैं पेशेंट को। और एग्जामिन टेबल और रिमेन इन द बेड विथ द हेड एलिवेटेड, और जो उसका हेड है वो कैसा होना चाहिए, एलिवेटेड होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अलाउ द विजुअलाइजेशन ऑफ द अपर बॉडी, अपर बॉडी के विजुअलाइजेशन के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स फुल लंग एक्सपेंशन, मतलब कि जो उसका लंग एक्सपेंशन है उसको चेक करने के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। इट यूज टू असेस द
वाइटल साइंस के असेसमेंट के लिए अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू असेस द हेड, नेक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर थोरेक्स, लंग, हार्ट, ब्रेस्ट और अपर एग्जामिनेशन, एक्सट्रीमिटीज़ के एग्जामिनेशन के अंदर इसका अपन यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब कि ये देखिए जो हमारा पेशेंट है इसके अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, चेस्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फीमेल है तो उसके ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं अपन। ओके, उसका फेस का जो पैटर्न है वो चेक कर सकते हैं, उसका रेस्पिरेटरी पैटर्न वो चेक कर सकते हैं अपन पेशेंट के अंदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें अपन उसका अपीयरेंस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। अब आते हैं फाउलर्स पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है, फाउलर्स पोजीशन बहुत यूज की जाती है, ठीक है। फाउलर्स पोजीशन को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ये तो होती है सेमी फाउलर, ये होती है स्टैंडर्ड फाउलर और ये होती है हाई फाउलर। जो हाई फाउलर होते हैं उसके अंदर 90 डिग्री होती है और जो स्टैंडर्ड फाउलर होती है उसके बीच में होता है बेड और जो सरफेस होता है उसके बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है और जो सेमी फाउलर पोजीशन होती है उसके 45 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, ये 3 प्रकार से होती है, आपको पता चल गया होगा। अब अपन देखते हैं इसके आगे। फाउलर्स पोजीशन, इट इज़ एन अपराइट पोजीशन विथ द पेशेंट्स इन ए सीटिंग पोजीशन, मतलब एक प्रकार की क्या होती है, सीटिंग पोजीशन होती है इन द बेड विथ लेग्स रेस्टिंग ऑन द बेड। मतलब इसके जो लेग्स है वो कहाँ रेस्ट करेंगे, बेड के ऊपर करेंगे। एक प्रकार से सीटिंग पोजीशन है, जैसे कि आपको डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंफर्ट डिवाइस क्या होती है, बैक रेस्ट इन द सपोर्टेड ऑन ए बैक रेस्ट नाइफ, बैक रेस्ट नीज होती है, ठीक है। मे बी द रेज्ड ऑन ए नी पिल्लो, जैसे कि आपको दिखाया गया कि एक पिल्लो की सहायता से अपन इसको क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे कि पिल्लो लगाया इसे क्या कर सकते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है पिल्लो की सहायता से। अब इसके जो फाउलर्स पोजीशन है इसके अंदर कंफर्टेबल जो डिवाइस होता है ना वो कैसे क्या क्या वर्क करता है, ठीक है। बैक रेस्ट इज द सपोर्टेड ऑन ए बैक रेस्ट नीज मे बी रेज ऑन ए नी पिल्लो के ऊपर, ठीक है। आर्म्स आर द सपोर्टेड इन ए पिल्लो, मतलब कि जो इसकी आर्म्स वगैरह होती है वो सपोर्टेड होती है किसकी तो हेल्प से, पिल्लो की हेल्प से। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहला है इसके अंदर हाई फाउलर्स। जो हाई फाउलर कब बोलेंगे, जो 75 से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बेड किसके साथ बनाएगा, सरफेस के साथ, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का हो गया, ये 75 डिग्री का हो गया। अगर इसके बीच में है तो इसको बोलेंगे हाई फाउलर पोजीशन। ओके, सेमी फाउलर बोलेंगे 40 से 45 डिग्री रहेगा तो उसको बोलेंगे सेमी फाउलर। सेमी फाउलर का मतलब हो गया जैसे कि ये सरफेस हो गई, ये हो गया 45 डिग्री, ये वाला तो 45 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा या इस एंगल के बीच में अगर बेड की वो रहेगा, हेड रहेगा, तो उसको अपन बोलेंगे सेमी फाउलर। लो फाउलर्स पोजीशंस 30 टू 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप समझ में आ गए, अब इसकी यूज़ देख लेते हैं। फैसिलिटेट ड्रेनेज ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। जो ड्रेनेज करने के लिए एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके ड्रेनेज के लिए अपन इसका यूज़ करते हैं। ओके, फिर आता है रिलीव्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, मतलब कि किसी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है तो उस पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम ये पोजीशंस उसको प्रोवाइड करते हैं। रिलीव्स टेंशंस ऑन द एब्डोमिनल सूचर्स, मतलब कि एब्डोमिनल कैविटी पे अगर कोई सूचर्स हो रखे तो उससे भी हमें क्या करती है, पेन से रिलीफ प्रोवाइड करवाती है। ईटिंग, रीडिंग, वॉचिंग टीवी इट्स के अंदर भी ये क्या होती है, हेल्पफुल रहती है। रिलैक्स लार्ज मसल्स ऑफ द बैक, मतलब कि रिलैक्स करवाती है, हमारी जो बैक मसल्स होती है उनको क्या करवाती है, रिलैक्स प्रोवाइड करवाती है। अब आते हैं कार्डियक पोजीशंस, जैसे कि पेशेंट को दिखाया हुआ है कि इसके जो चेस्ट है वो किससे टच है, एक टेबल है, ठीक है। तो उससे क्या होती है, टच होती है, इसके हाथ उस टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। तो ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसकी अपन वो देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं। जो कार्डियक पोजीशन होती है उसको ऑर्थोपेनिक पोजीशन से बोलते हैं। ओके, हाई फाउलर्स पोजीशन होती है ओवर टेबल्स प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द पेशेंट, मतलब कि एक टेबल रखी जाती है पेशेंट के फ्रंट सामने। पेशेंट्स टू रेस्ट बोथ हैंड्स ऑन ओवर बेड टेबल सपोर्टेड बाय द पिल्लो एंड लीन फॉरवर्ड टू द टेबल, मतलब कि आगे की तरफ क्या होता है, झुका हुआ रहता है टेबल के ऊपर। ओके, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। फिर इसके इंडिकेशंस देखते हैं अपन। पेशेंट्स विद द सीवियर डिस्पनिया की कंडीशन में देंगे, कार्डियक पेशेंट होगा उसको प्रोवाइड करेंगे।
पोजिशंस फॉर द थोरेसेंटेसिस, मतलब किसी पेशेंट के जो लंग्स होते हैं ना, उसकी जो लेयर्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड का इकट्ठा होने लग जाता है। तो उस फ्लूइड को बाहर से निकालने के लिए अपन उस पेशेंट को ये पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट्स विद द चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स, मतलब कि चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब इंसर्ट करने के लिए पेशेंट विथ, अगर कोई पेशेंट है चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब, अगर उसकी चेस्ट में कोई ड्रेनेज ट्यूब लगी है तो उस पेशेंट को भी अपन क्या देंगे, पोजीशंस, कार्डियक पोजीशन उसको प्रोवाइड करेंगे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप इसको वापस से देखिए, ठीक है। अब इसका रिवीजन कर लेते हैं अपन, एक बार कंप्लीट रिवीजन देख लेते हैं एक बार मैं अपने आप को हटा देता हूँ। अब देखिए गाइस, ये होती है सुपाइन पोजीशन, जैसा कि इसके अंदर फ्लैट दिखाया हुआ है। अब पेशेंट है, इसके अंदर एक बारी इसका हेड ऊपर है, नीचे है, तो इसको रिवर्स टेंडन, ये थोड़ा क्या मिस्टेक हो गया, मेरी बात सुनना, ये थोड़ी क्या है मिस्टेक है इसके अंदर, तो ये स्लाइड थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं आपको सही करवा देता हूँ इसको। ये तो आपको सुपाइन पोजीशन समझ में आ गई। ये रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है, ये है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, तो इसकी जो नेमिंग है ना वो एक्सचेंज कर लेना। ओके, और ये होती है फ्रैक्चर टेबल पोजीशन, मतलब कि कभी भी कोई फ्रैक्चर टेबल पोजीशन होती है उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं इसको। एक होता है लिथोटोमिकल पोजीशन, ठीक है। डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों पैर कहाँ है, स्टैंड के ऊपर है, ठीक है, और इसका वर्टेक्स है वो टेबल के ऊपर है। और ये होती है प्रोन पोजीशन, मतलब कि पेशेंट इसके अंदर क्या होता है, उल्टा लेटा हुआ रहता है, और ये उसको जैक नाइफ पोजीशंस बोलते हैं। ओके, ये होती है फाउलर्स पोजीशन, इसमें अपन ने 3 पढ़ी थी, ठीक है। एक तो पढ़ी थी सेमी फाउलर पोजीशन, एक होती है स्टैंडर्ड फाउलर पोजीशन, और एक हमने पढ़ी थी हाई फाउलर पोजीशन। हाई फाउलर के बीच में तो 90 डिग्री का एंगल पड़ता है, और जो स्टैंडर्ड वाली होती है उसके अंदर 60 डिग्री का बनता है, और जो अपन ने पढ़ी थी सेमी फाउलर वाली पढ़ी थी उसके अंदर 30 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, अब आती है ये वाली, कौन सी है, लास्ट वाली, ये होती है नी चेस्ट पोजीशन, और किडनी पोजीशन इसको बोलते हैं। ओके, ये होती है लेटरल पोजीशन, और ये होती है विल्सन फ्रेम पोजीशन। आई होप आपको पोजीशन सारी समझ में आ गई होगी। सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। वीडियो के दौरान कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो उसका कमेंट कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको कौन सी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी और कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी है, ठीक है। कौन सी पोजीशन आपको अच्छी लगती है, वो सारी चीज़ें आप मेरे को बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।